हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग सीपीटीसी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा जा चुका है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2020 के 2018 के 17 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अवेलेबल ऑब्जेक्टिव में, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी एमसीक्यू डिस्कशन किया गया है उसका एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप सीटीएच एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जा करके और उस प्ले लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव का डिसीजन किया गया है वहाँ पे डिटेल्स में डिसीजन मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप उसको एक बार देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 2022 के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सी कैन बी यूज्ड ऑन, यानी कि जो सी लैंग्वेज है उसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ओनली एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। एम एस डॉस का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहला सिंगल यूजर एंड अभी तक का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। जो सी लैंग्वेज है बहुत ही फेमिलियर लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है, इसीलिए मोस्टली इसको सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में इसका यूज किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। और सी लैंग्वेज में जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था उसका नाम है यूनिक्स, जो कम्प्लीटली सी लैंग्वेज पे आधारित था और सी लैंग्वेज का यूज करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे सी प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम है और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के नाम से। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है 0 1, क्योंकि यही मशीन का लैंग्वेज है। जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 को ही समझता है, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज और इसको मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। जो सी प्रोग्राम होता है वो हम लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग इसको लिखते हैं बहुत ही आसानी से, इसको हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो मशीन हमेशा काम करेगा वो 0 1 में काम करेगा, यानी कि प्रोग्राम्स को कहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होता है, उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करते हैं और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर, जो हाई लेवल को मशीन लेवल में, मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिटर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे है कंपाइलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल कांस्टेंट इन सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स। जो सी लैंग्वेज में रियल कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, और जो रियल कांस्टेंट यहाँ पे होते हैं उसको कहा जा रहा है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ फ्रैक्शनल में कर सकते हैं, या आस्की में कर सकते हैं, या बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। तो जो भी रियल कांस्टेंट होते हैं सी लैंग्वेज में उसको आप फ्रैक्शनल एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट ए टाइम स्टोर। कहा जा रहा है कि अगर कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं आपके पास तो एक ही टाइम में कितने कैरेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं उसमें। क्या 1 कैरेक्टर को, या 8 कैरेक्टर को, या 254 कैरेक्टर को, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 1 कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि ये सी वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी सी वेरिएबल्स हैं तो कैन नॉट स्टार्ट मतलब किससे स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं यहाँ पे, अल्फाबेट से, या नंबर से, या स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर, या बोथ बी एंड एस सी। जब हम लोग वेरिएबल्स पढ़े थे वहाँ पे आइडेंटिफायर्स से पढ़े थे, और वहाँ पे आइडेंटिफायर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके रूल्स पढ़े थे। सेम रूल्स आपके वेरिएबल को क्रिएट करने का है सी प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि सी प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर दोनों में आप उसको लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं,
किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं अदर देन अंडर स्कोर, यानी कि आप अंडर स्कोर के साथ बना सकते हैं लेकिन स्पेशल सिंबल के साथ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कैन नॉट स्टार्ट विथ, तो यहाँ पे नंबर से तो स्टार्ट नहीं होगा और साथ ही साथ किसी स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं होगा अदर देन अंडर स्कोर, क्योंकि अंडर स्कोर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बी और सी दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे डी में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोथ बी एंड सी यानी कि दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, अगर यहाँ पे ए बी सी लिखना है तो ये सही है। अगर यहाँ पे कोई नंबर देते हैं, यहाँ पे जैसे 5 देते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में है नंबर ए पॉसिबल इसमें नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, तो आंसर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर और उसके पहले एट द रेट लिखते हैं तो ये क्या है? गलत है, ये सही है। उसके बाद में अगर हम अंडर स्कोर लिखते हैं ए एन एस तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे अंडर स्कोर चलेगा। स्पेशल सिंबल में सिंगल स्पेशल सिंबल अंडर स्कोर इसमें चलेगा। उसके बाद कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, आगे में कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है। तो इसे अगर कैन नॉट स्टार्ट विथ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बोथ बी एंड सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अलाउड इन ए सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में कौन सा इसमें से अलाउड है? तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सी लैंग्वेज में, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद में यहाँ पे आपका है कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ब्रेसेस। और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, इन सभी के नाम को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा अलाउड है सी के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे राइट आंसर सी जगह पैरेंथेसिस अलाउड है, जबकि कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़े हैं और ब्रेक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इसको एग्जिट करने के लिए यूज किया था प्रोग्राम से, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 कि कहाँ से इसको एग्जिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या इफ स्टेटमेंट में? तो इफ स्टेटमेंट में इसका यूज नहीं करते हैं। लूप में? यस। लूपिंग में इसका यूज करते हैं। प्रोग्राम में? नहीं, कि प्रोग्राम में तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्टिकुलरली बताना है कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे करना है, तो प्रोग्राम में नहीं। किसी मेन फंक्शन में? तो नहीं। हम लोग जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं वो करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में। उसके बाद में लूपिंग स्टेटमेंट में, लूपिंग स्टेटमेंट में यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसा डू लूप होता है, डू लूप, इसमें जो लूपिंग में देखेंगे तो डू लूप में इसका बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लूप में इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डू व्हाइल लूप इज यूजफुल व्हेन वी वांट दैट द स्टेटमेंट्स विदिन द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। कहा जा रहा है कि यहाँ पे डू व्हाइल लूप को हम लोग यूजफुल समझते हैं जब हमें वी वांट दैट द स्टेटमेंट्स विदिन द लूप, तो लूप के अंदर में स्टेटमेंट्स हैं उसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्या ओनली वंस, या एटलीस्ट वंस, मोर देन वंस, या फिर वन ऑफ द एबव। यहाँ पे जो हम लोग डू व्हाइल पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि डू व्हाइल एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट्स है जिसको एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये कंडीशन को चेक करता है एग्जिट के टाइम में। पूरे लूप को के इंस्ट्रक्शन को एक बार एग्जीक्यूट कर लेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में जो है ना वो कंडीशन को चेक करता है, और चेक करने के बाद जो है ना अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आता है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से उसको रिपीट करता है। तो डू वाइल लूप ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा ही। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एटलीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग डू वाइल लूप का यूज करते हैं, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों नहीं हो, कम से कम वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एटलीस्ट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is used to take the control to the beginning of the loop। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट्स है जो कंट्रोल को लूप के बिगिनिंग में लेके चला जाता है। तो उसके लिए जो हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रेक और एग्जिट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एक ऐसा स्टेटमेंट्स है जो कंट्रोल को लूप के स्टार्टिंग में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम तो यहाँ पे लिखते हैं हैश
उसके बाद में इंक्लूड stdio डॉट एच। तो ये क्या हो गया था हमारा, ये होता है जो हैश है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनमें से कौन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, जिस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैज इफ, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो डिफाइंड है हमारे सी लाइब्रेरी में। उसके बाद में एल्स इफ कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। अनडिफाइंड है, उसके बाद में प्रोग्राम मेन है, यानी कि ए सी और डी तो हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लेकिन बी नहीं है, यानी कि एल्स इफ यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वैलिड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस इन ए प्रोग्राम आर डन। कहा जा रहा है कि जितने भी मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं प्रोग्राम में, वो कब होते हैं, तो ये होते हैं प्रोग्राम में को कंपाइल करने से पहले। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है उससे पहले जितने भी प्रोग्राम के सब्स्टिट्यूशंस होते हैं मेमोरी में, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में फाइनल जो है ना कंपाइलेशन किया जाता है और तब जो है ना प्रोग्राम रन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि बिफोर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो राइट आंसर ये सही है। आफ्टर कंपाइलेशन नहीं होगा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि जितने भी मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं प्रोग्राम के अंदर में, वो सारे कंपाइलेशन के पहले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if you assign a value to an element of an array whose subscript exceeds the size of the array। कहा जा रहा है कि क्या होगा जब आप कोई वैल्यू एलिमेंट असाइन करते हैं जो सब स्क्रिप्ट का जो वैल्यू है वो एरे के साइज से जो है ना इंक्रीज करता है। एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि आपके एरे का साइज, यहाँ पे एरे नेम है और इसका साइज जो है ना 5 है, 5 इसका साइज है, मतलब इसमें 5 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पे एरे ऑफ 6, तो 6 वाला एलिमेंट्स तो यहाँ पे है नहीं। तो क्वेश्चन यहीं पे कह रहा है कि आपका एरे का साइज तो यहाँ पे 5 है, लेकिन आप जो सब स्क्रिप्ट में वैल्यू लिखे हैं वो कितना लिखे हैं, 6। अगर एक्सीड कर जाता है तो उस केस में कंपाइलर किस तरह का आपको एरर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कि द एलिमेंट विल बी सेट टू 0, एरर मैसेज फ्रॉम द कंपाइलर, अदर डाटा में बी ओवर रिटर्न, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द एलिमेंट विल बी सेट टू 0। तो एलिमेंट को कहा जाएगा कि सेट टू 0 सेट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट। जब आप आर्गुमेंट के जैसा एरे को पास करते हैं टू ए फंक्शन, किसी फंक्शन में, व्हाट एक्चुअली गेट्स पास्ड। जब भी हम लोग एरे को पास करते हैं फंक्शन में तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे एरे है, यहाँ पे एरे एक है और इसका साइज जो है ना यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो ये जो एरे क्रिएट होगा, एरे ये क्रिएट होगा इस तरह से 5 स्पेस और मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा, 5 स्पेसिफाई करेगा। जहां पर ये जो है ना आपका सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एरे का जो साइज हमारा होता है वो 0 से लेकर के और मैक्सिमम साइज, यानी कि जो मैक्सिमम साइज होता है, मैक्सिमम साइज -1 के बराबर होता है। यहाँ देख पा रहे हैं 5 है तो यहाँ पे कितना है, 4 है, एक कम होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम लोग एरे को पास करते हैं तो एक्चुअली क्या पास करते हैं, पास यही करते हैं कि इसका जो बेस एलिमेंट है, स्टार्टिंग का होता है बेस एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होता है जिसको आप बेस एलिमेंट कह सकते हैं या फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं, इसी को पास करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट को वो एक्सेस कर लेता है फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द एरे नो, वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे नो, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यस, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जब भी हम लोग एरे को पास करते हैं कहीं भी किसी भी फंक्शन में तो वहाँ पे बेस एलिमेंट जिसको फर्स्ट एलिमेंट कहता है, फर्स्ट एलिमेंट को ही पास करते हैं किसी भी फंक्शन में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डोंट इनिशियलाइज ए स्टैटिक एरे व्हाट वुड बी द एलिमेंट सेट टू। अगर आप किसी स्टैटिक एरे को इनिशियलाइज नहीं करते, यानी कि उसके वैल्यू को शुरुआत नहीं करते हैं, तो व्हाट वुड बी द एलिमेंट सेट टू। तो एलिमेंट को कहाँ से आप सेट करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे इसको 0 से सेट कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन इंटीजर s5
इज ए वन डायमेंशनल एरे, यानी कि यहाँ पे एक एस नाम से एक एरे बनाया गया है जो वन डायमेंशनल है और इसमें 5 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं ऑफ द इंटीजर, जो इंटीजर टाइप्स के होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी कि कौन सा इसमें जो है ना एलिमेंट थर्ड एलिमेंट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं एस, जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। अगर आप इसमें क्रिएट करते हैं एक एरे तो 5 साइज का जो है ना आप यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे। 5 तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 और 5 हो गया। ये जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा S0, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे 0 से, ये हो जाएगा आपका S1। उसके बाद में ये हो जाएगा S2 सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे S3 सबस्क्रिप्ट और ये हो जाएगा आपका S4 सबस्क्रिप्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि S नाम से आपको अगर थर्ड एलिमेंट को आपको एक्सेस करना होगा तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है, क्या एस्टिक x+2, एस्टिक्स s+3, s+2 या s+3? तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो एस्टिक्स के साथ में करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एस्टिक्स एस, यहाँ पे ये पहला एलिमेंट हम यहाँ पे मानते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है और ये 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है। थर्ड एलिमेंट को जाता है S2 से, यानी कि S यहाँ पे एस्टिक्स हो जाएगा और यहाँ पे S+2 जो है ना ये रेफर कर रहा है एलिमेंट 3 को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एन इंटीजर इज टू बी इंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, कोई भी इंटीजर को आप कीबोर्ड के थ्रू इंटर करते हैं प्रोग्राम में, कंप्यूटर में, विच फंक्शन वुड यू यूज, तो इसमें से कौन से फंक्शन का यूज करते हैं। ये सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे स्कैनफ है, गेट्स हैं, गेट कैरेक्टर हैं, गेट कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे आपके 4 फंक्शन हैं, इनमें से कहा जा रहा है कि कौन से फंक्शन का यूज करते हैं जो हम लोग कीबोर्ड से किसी इंटीजर को इंटर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं स्कैनफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्लोइंग वन कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि कोई भी फंक्शन भी हम लोग प्रोग्राम में बनाते हैं तो वहाँ पे वॉइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी रिटर्निंग वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर सिंपली हो जाएगा आपका वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकर्सन इज ए प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्स, कहा जा रहा है कि रिकर्सन एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन कॉल करता है अनदर फंक्शन को या मेन फंक्शन को या खुद को या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसके डिफिनेशन जानते हैं कि जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इस तरह के टेक्निक को रिकर्सन टेक्निक के नाम से जानता है। तो यहाँ पे रिकर्सन एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन इटसेल्फ यानी कि खुद को ही कॉल करता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर इज एक्सेस्ड बाय यूजिंग, जो स्ट्रक्चर होते हैं हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़े स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो इसके जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे, क्या एरे ऑपरेटर से या डॉट ऑपरेटर से या स्टिक से या M% से। तो यहाँ पे एरे के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं स्टिक से, M% से हम लोग उसके एड्रेस तक पहुँचते हैं। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं स्ट्रक्चर, वहाँ पे देखे थे कि डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉट ऑपरेटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द यूनियन होल्ड्स, यूनियन जो होता है ना होल्ड्स करता है वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बोथ तो हो नहीं सकता है, नॉन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो ए और बी में आपको आंसर को चूज करना है। तो हम लोग यूनियन पढ़े थे कि यूनियन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन सेम मेमोरी को शेयर करते हैं। इसीलिए यूनियन के जो यूनियन जो होता है ना वो एक समय में एक ही एलिमेंट्स को होल्ड करता है, क्योंकि सेम मेमोरी को वहाँ पे शेयरिंग करना होता है। तो इसका राइट आंसर 1 ए हो जाएगा, वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम।